हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू फॉर्मूलेटर। हमारा जो आज का लेक्चर चल रहा है उसमें हम लोग बात करेंगे कि रीहीटिंग ऑफ गैस टरबाइन क्या होता है। हमारा जो सब्जेक्ट चल रहा था अप्लाइड थर्मोडायनेमिक्स का, उसी को हम लोग आगे बढ़ा रहे हैं और उसी के दरमियान हम लोग देख रहे थे क्या कि किसी भी गैस टरबाइन जो कि हमारा ब्राइटन साइकिल बेस्ड गैस टरबाइन होता है उसके परफॉर्मेंस को कैसे इंक्रीज करते हैं। तो परफॉर्मेंस का मतलब पिछले क्लास में हम लोगों ने देखा था कि परफॉर्मेंस का मतलब होता है टू इंक्रीज द नेटवर्क आउटपुट और इंक्रीज द इफिशियंसी। तो इस दरमियान हमने एक मेथड के बारे में स्टडी किया था और वो मेथड था हमारा रीजनरेशन ऑफ गैस टरबाइन। तो रीजनरेशन हम लोग देखे था कि इफिशियंसी भी बढ़ रहा था और अप टू सर्टेन वर्क आउटपुट भी बढ़ रहा था, लेकिन एक ऑप्टिमम प्रेशर रेशियो के बाद हमारा वर्क आउटपुट कमने लगा था। इफिशियंसी तो खैर प्रेशर रेशियो के साथ बढ़ ही रहा था। तो हमने एक ऑप्टिमम प्रेशर रेशियो निकाला था और उस पर देखा था मैक्सिमम वर्क डन क्या होता है। नेक्स्ट जो हमारा मेथड है जो आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं वो है हमारा सुपर हीटिंग ऑफ अ गैस टरबाइन। सुपर हीटिंग बोलो या फिर से रीहीटिंग बोलो तो ज्यादा अच्छा रहेगा, रीहीटिंग वर्ड ही यूज करना। तो हम लोग यूज करते हैं वर्ड रीहीटिंग ऑफ गैस टरबाइन। तो साथ में हेडिंग दीजिएगा रीहीटिंग ऑफ गैस टरबाइन। रीहीटिंग ऑफ गैस टरबाइन। रीहीटिंग ऑफ गैस टरबाइन। चलिए, तो रीहीटिंग जैसा वर्ड बोल रहा है तो रीहीटिंग का मतलब क्या होता है वो समझने की कोशिश करते हैं। तो रीहीटिंग कहता है कि हम एक से ज्यादा बार एक से अधिक टरबाइन पर एक्सपेंशन करवाएंगे, इसे कहते हैं रीहीटिंग। अगर हम लोग गैस टरबाइन का टीएच डायग्राम की ओर चलते हैं, ये हमारा एक गैस टरबाइन है और ये गैस टरबाइन का टीएच डायग्राम है। तो टीएच डायग्राम तो बनाने में अब आप लोगों को कोई दिक्कत नहीं होता होगा। तो सबसे पहला बात करते हैं कि ये हमारा एक 1 से 2 क्या था हमारा आइसेंट्रोपिक कंप्रेशन, देन कांस्टेंट प्रेशर, हीट एडिशन। अब बात होता था किसका, एक्सपेंशन का। ठीक है, तो क्या बोल रहा है, कांस्टेंट प्रेशर हीट एडिशन। हीट एडिशन का मतलब क्या हो रहा है, हीट हम उसमें डाल रहे हैं, और रीहीटिंग का मतलब क्या हो रहा है, दोबारा हीट कर रहे हैं। तो अब देखिए दोबारा का मतलब क्या होता है कि हमने इसे क्या किया, एक्सपैंड किया। ठीक है, हमने इसे एक्सपैंड किया एंड आफ्टर एक्सपेंशन इसे फिर से रीहीट किया। ठीक है, रीहीट किया, ये हो गया हमारा 4, ये हो गया हमारा 5 एंड देन फिर इसे हम लोगों ने एक्सपैंड किया और फिर इसे ये कर दिया, मिला दिया। ठीक है, तो हमारा ये क्या हो रहा है, पहले हमने अगर पहले जो भी हमारा पहला इसके पहले वाला जो हम लोग पढ़ रहे थे जिसमें कोई हम लोगों ने मॉडिफिकेशन नहीं किया था, कोई उसमें परफॉर्मेंस इंप्रूवमेंट की बात नहीं हुई थी, आइडियल ब्राइटन साइकिल था। तो वो साइकिल क्या था, ये 3 यहाँ 4 तक एक्सपैंड होता था, मतलब ये हमारा क्या था, आइडियल साइकिल। अगर हम इसे बोल दें तो ये हमारा क्या होगा, आइडियल साइकिल। ये 4 डैश हमारा क्या हो जाएगा, आइडियल रैंकाइन साइकिल, सॉरी आइडियल ब्राइटन साइकिल। लेकिन हम क्या किए कि 4 के बाद इसको फिर से हीट किया, मतलब जो हीट एडिशन 3 तक ही होना था फिर से हमने हीट एडिशन 5 तक करवाया और देन एक्सपेंशन करवाया। तो इसमें हम लोग क्या देख रहे हैं, सबसे पहली बात कि हमारा एक्सपेंशन एक से ज्यादा फेज में हो रहा है। ये हमारा टरबाइन 1 है, 3 to 4 एंड हमारा 5 to 6 हमारा टरबाइन 2 है। ठीक है, टरबाइन 2 है। तो एक चीज समझ में आ गया कि हमारा जो एक्सपेंशन होगा वो मोर देन 1 फेज में होगा, एक टरबाइन 1 और एक टरबाइन 2। तो रीहीटिंग का मतलब होता है कि एक से अधिक बार हीट करना, और दूसरा हमारा क्या होता है, एक से अधिक बार एक से अधिक टरबाइन में एक्सपेंशन करवाना। कोई दो ही फिक्स नहीं है, हो सकता है यहां के बाद फिर हमने एक्सपेंशन करवाया हो, फिर एक्सपेंशन करवाया हो, तो ये मल्टीपल जा सकता है। रीहीटिंग मतलब मल्टीपल टाइम आप हीट कर सकते हो, सिंगल टाइम के अलावा मल्टीपल टाइम, 2 बार 3 बार 4 बार जितना बार आपको करना है कर सकते हो। ठीक है, तो ये होता है मतलब रीहीटिंग का। तो रीहीटिंग में हम बोलेंगे क्या कि इसमें अगर हम कुछ नोट लिखना चाहेंगे तो बोलेंगे, सबसे पहला आप लोग लिखिएगा कि इट इज द process of it is the process of increasing the देखिए
इसको लिखने के पहले मैं समझा देता हूं। टीएस कर्व के अंदर साइकिल, टीएस कर्व का एरिया क्या इंडिकेट करता है? नेट हीट ट्रांसफर। और फॉर अ साइकिल नेट हीट ट्रांसफर इज इक्वल टू नेट वर्क ट्रांसफर, ऐसा फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स में बोला गया है। तो इसका एरिया की बात करेंगे, अगर मान लीजिए हमारी ये आइडियल साइकिल होता तो क्या होता? 1 2 3 4 डैश, तो ये एरिया कहलाता क्या? नेट वर्क आउटपुट। लेकिन जब हमने रीहीटिंग करवाया तो इतना वर्क हमें एक्स्ट्रा मिला ना, इतना एरिया एक्स्ट्रा हो गया, तो ये हमारा एक्स्ट्रा वर्क हो गया, मतलब वर्क बढ़ गया। तो क्या बोलेंगे? इट इज द प्रोसेस ऑफ इंक्रीजिंग द नेट वर्क आउटपुट, नेट वर्क आउटपुट ऑफ द गैस टरबाइन। तो गैस टरबाइन का नेटवर्क आउटपुट का बढ़ाने का तरीका हमारा क्या है? रीहीटिंग। तो आपसे पूछ देगा रीहीटिंग में क्या होता है, तो नेटवर्क आउटपुट बढ़ जाता है। ठीक है, उसके बाद बोलता है कि रीहीटिंग का मतलब क्या होता है? तो रीहीटिंग मींस expansion takes place in more than one stage। रीहीटिंग का मतलब होता है कि एक्सपेंशन एक से अधिक स्टेज में होगा। देखिए, एक बार एक्सपेंशन 3 to 4 हुआ, फिर दूसरा बार एक्सपेंशन 5 to 6 हुआ। तो ये हमने रीहीटिंग का बेसिक कंसेप्ट जाना कि रीहीटिंग एक्चुअली होता क्या है, रीहीटिंग का मतलब क्या होता है, और रीहीटिंग करने से हमारा इफिशियंसी और वर्क डन पर क्या इफेक्ट पड़ता है। अभी हमने वर्क डन की बात करा, हम लोग इफिशियंसी की भी बात कर लेंगे। तो यहां तक आप लोगों को डाउट नहीं होना चाहिए। अगर कोई डाउट रहेगा तो एज यूजुअल आप कमेंट में पूछ सकते हो। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अब हम लोग देखना कंपैरिजन करना जैसे हमेशा करते हैं। तो एक साइड हम लिखते हैं बिफोर रीहीटिंग, और एक तरफ लिखते हैं हम लोग आफ्टर रीहीटिंग। ठीक है, एक तरफ बिफोर रीहीटिंग और एक तरफ आफ्टर रीहीटिंग। तो बिफोर रीहीटिंग हमारा साइकिल क्या होगा? 1 2 3 4 4 डैश। देखिए, नंबरिंग आप अपने मन से कुछ भी कर सकते हो, वो ऐसा कोई आप 1 यहां से भी स्टार्ट कर सकते हो, 1 2 3 4, वो डिपेंड करता है। लेकिन हाँ, जो आप नंबरिंग करोगे वही आप यहां पे लिखोगे। एंड आफ्टर रीहीटिंग हमारा साइकिल क्या हो जाएगा? 1 2 3 4 5 6 1। ये हमारा क्या हो गया? रीहीटिंग। ठीक है, अब समझिए, इसमें हम लोग बात करेंगे सबसे पहला कि वर्क डन बाय कंप्रेसर। कंप्रेसर के वर्क में क्या चेंज आने वाला है। तो बिफोर रीहीटिंग हमारा वर्क डन बाय कंप्रेसर क्या हो जाएगा? H2 माइनस H1। और आफ्टर रीहीटिंग हमारा कंप्रेसर का वर्क क्या हो जाएगा? H2 माइनस H1। वर्क डन बाय कंप्रेसर के बाद बात करेंगे हम लोग वर्क डन बाय टरबाइन। वर्क डन बाय टरबाइन बिफोर रीहीटिंग क्या था? H3 माइनस H4 डैश। एंड वर्क डन बाय टरबाइन आफ्टर रीहीटिंग क्या बोल सकते हैं? वर्क डन बाय टरबाइन 1 प्लस वर्क डन बाय टरबाइन 2 क्या हो सकता है? H3 माइनस H4 प्लस H5 माइनस H6। वर्क डन बाय टरबाइन के बाद हम बात करेंगे W नेट की। नेटवर्क कितना हो जाएगा? वर्क डन बाय टरबाइन माइनस वर्क डन बाय कंप्रेसर। एंड यहां भी हमारा W नेट क्या हो जाएगा? वर्क डन बाय टरबाइन माइनस वर्क डन बाय कंप्रेसर। नेटवर्क के बाद हम लोग बात करेंगे हीट एडिशन। QS हमारा क्या हो जाएगा? तो QS इस केस में क्या होगा? बिफोर रीहीटिंग H3 माइनस H2। एंड आफ्टर रीहीटिंग हमारा QS क्या हो जाएगा? H3 माइनस H2 प्लस H5 माइनस H6। QS के बाद हम लोग QR की बात करेंगे। Q रिजेक्टेड हमारा इसमें क्या हो जाएगा? H4 डैश माइनस H1। और यहां हमारा क्या हो जाएगा? Q रिजेक्टेड
H6 माइनस H1। तो ये हमने देखा कि बिफोर रीहीटिंग एंड आफ्टर रीहीटिंग डिफरेंट पैरामीटर की बात क्या कर रहे हैं। तो अब हम लोग बात करते हैं कि इफिशियंसी हमारा क्या होगा। इफिशियंसी क्या होता है? इफिशियंसी इज इक्वल टू W नेट अपॉन QS। ये भी क्या होता है हमारा? W नेट अपॉन QS। तो हम देख रहे हैं क्या कि वर्क डन बाय कंप्रेसर, वर्क डन बाय कंप्रेसर क्या हो रहा है? दोनों केस में क्या है हमारा? कांस्टेंट H2 माइनस H1 एंड H2 माइनस H1। वर्क डन बाय कंप्रेसर क्या है हमारा? कांस्टेंट। वर्क डन बाय टरबाइन क्या हो रहा है? इसमें हमारा देखिएगा H3 माइनस H4 ये हमारा टरबाइन वर्क है, बट इसमें क्या हो रहा है? टरबाइन वर्क दो मिल करके है, मतलब इतना प्लस इतना। तो ऑब्वियस सी बात है ये जो H5 माइनस H6 है डियर स्टूडेंट्स, वो H4 माइनस H4 डैश से तो ज्यादा ही है। तो इतना प्लस इतना या फिर इतना प्लस इतना में आपका ये सेकंड में जो आफ्टर रीहीटिंग हमारा वर्क डन बाय टरबाइन क्या हो जाएगा? इंक्रीज कर जाएगा। इसमें तो कोई डाउट नहीं है। तो नेटवर्क क्या हो जाएगा? WT माइनस WC। जब कंप्रेसर का वर्क दोनों में कांस्टेंट है और टरबाइन का वर्क इसमें ज्यादा है, तो नेटवर्क भी हमारा आफ्टर रीहीटिंग ज्यादा हो जाएगा, जो कि हम लोग ऑलरेडी यहां पर देख चुके हैं कि इट इज द प्रोसेस ऑफ इंक्रीजिंग द नेटवर्क आउटपुट ऑफ द गैस टरबाइन। और उस चीज को हमने यहां देख लिया कि W नेट कैसे बढ़ रहा था। QS की बात करेंगे तो हीट एडिशन पहले इतना ही हो रहा था, अब इसमें इतना के अलावा इतना और H5 माइनस H4 एक्स्ट्रा हो रहा है हीट एडिशन। H3 माइनस H2 और H5 माइनस H4, सॉरी यहां पर H4 हो जाएगा। तो हीट एडिशन भी हमारा बढ़ रहा है। रही बात हीट रिजेक्शन की, तो पहले रिजेक्शन इतना ही हो रहा था, अब इतना और बढ़ रहा है। तो हीट रिजेक्शन भी हमारा बढ़ रहा है। अब बात करते हैं इफिशियंसी की। तो इफिशियंसी में हम देखेंगे कि हमारा W नेट तो बढ़ा, तो इफिशियंसी बढ़ना चाहिए था, लेकिन QS भी बढ़ गया, तो अब इफिशियंसी QS के कारण घटेगा। तो ओवरऑल बढ़ेगा कि घटेगा ये तो हमारे पास आइडिया है नहीं। और इसके पहले वाले क्लास में मैंने क्या बोला कि जब ऐसा विडंबना आएगा कि मेरा इफिशियंसी बढ़ेगा घटेगा क्लियर नहीं हो रहा है, तो हम लोग चलेंगे किस पर? मीन एडिशन, हीट एडेड एट मीन एडिशन पर। ठीक है, तो हम लोग आते हैं टेम्परेचर ऑफ मीन हीट एडिशन। और ये मैंने क्या बोला था? मीन मतलब क्या होता है? मैक्सिमम टेम्परेचर प्लस मिनिमम टेम्परेचर डिवाइडेड बाई 2। तो देखिएगा अगर हम इसमें T मीन एडिशन की बात करेंगे तो यहां क्या हो जाएगा? H3 प्लस H2 बाई 2, H3 प्लस H2 बाई 2। और इस केस में क्या हो जाएगा? H5 प्लस H2 बाई 2। तो ऑब्वियस ये बात है H5 आपका, सॉरी ये तो बराबर है हीट एडिशन, इसमें ऑब्वियस सी बात है आपका टेम्परेचर ऑफ मीन हीट एडिशन ज्यादा है। तो इस केस में हम बोल देंगे कि हमारा टेम्परेचर ऑफ मीन हीट एडिशन, एक सेकेंड, नहीं यहां पर हम बोल देंगे कि टेम्परेचर ऑफ मीन हीट एडिशन दोनों में लगभग आप नहीं कह सकते हो, क्योंकि देखिए ये हमारा क्या TS कर्व है ना, TS कर्व है। तो TS कर्व में अगर हम आइडियल की बात करें, ये जो टेम्परेचर हमने रीहीटिंग किया तो हम इसके ऊपर नहीं जा सकते हैं। मेरा मैक्सिमम टेम्परेचर तो 3 ही है, तो इसके नीचे ही रहेंगे, इसके ऊपर तो जा नहीं पाएंगे। जब इसके ऊपर नहीं जा पाएंगे तो टेम्परेचर ऑफ मीन एडिशन देखिए, या तो H3 प्लस H2 बाई 2 करोगे और मैक्सिमम कहां तक जाओगे? H5 तक। तो T5 प्लस T2 बाई 2। अब T5 और T3 तो बराबर ही है ना, तो बात तो बराबर ही आएगा। तो मीन हीट एडिशन से भी हमको समझ में नहीं आ रहा है कि हमारा एफिशिएंसी बढ़ेगा कि घटेगा। क्यों नहीं समझ में आ रहा है? क्योंकि हमें यहां पर मैंने देख रहा हूं कि हमारा जो ये टेम्परेचर ऑफ मीन हीट एडिशन है वो मैक्सिमम T3 तक ही जा रहा है, T5 इसके ऊपर नहीं जा पाएगा। तो हम इसमें भी क्लियर नहीं है। जब इसमें भी क्लियर नहीं रहेंगे तो कहां जाएंगे हम लोग? मीन टेम्परेचर ऑफ हीट रिजेक्शन की ओर। तो देखिएगा अगर हम मीन टेम्परेचर ऑफ हीट रिजेक्शन की ओर बढ़ते हैं तो यहां पर हीट रिजेक्शन क्या हो रहा था? T4 डैश माइनस प्लस T1 बाई 2, बट इसमें क्या हो रहा है? T6 डैश प्लस 1 बाई 2। तो हमने देखा कि हमारा T4 डैश से T6 ज्यादा है, तो मैं टेम्परेचर ऑफ मीन हीट रिजेक्शन क्या हो गया? इंक्रीज हो गया। और मैंने बोला इसके पहले वाले क्लास में भी, या फिर अगर आप नहीं पढ़े होंगे तभी भी सुन लीजिए कि जब टेम्परेचर ऑफ मीन हीट एडिशन बढ़ता है तो इफिशियंसी बढ़ता है, जब टेम्परेचर ऑफ मीन हीट रिजेक्शन बढ़ता है तो इफिशियंसी
घटता है। तो मीन हीट रिजेक्शन हमारा बढ़ गया। जब मीन हीट रिजेक्शन बढ़ गया तो हम बोल देंगे हमारा इफिशियंसी क्या हो जाएगा, घट जाएगा। मतलब एक चीज हमें समझ में ये आया कि जब हम रीहीटिंग करेंगे तो रीहीटिंग के केस में हमारा नेट वर्क आउटपुट तो बढ़ेगा बट ओवरऑल इफिशियंसी घट जाता है। तो आपको यहां तक समझ में आया होगा, तो आप इस वीडियो को पॉज करिएगा, ये पूरा कहानी लिख लीजिएगा, ठीक है। पीडीएफ की उम्मीद में मत रहिएगा, क्योंकि पीडीएफ फालतू में किसी और स्टूडेंट द्वारा बनाया गया है, क्योंकि मेरा खुद का बनाया हुआ पीडीएफ तो है नहीं, मैं पढ़ा रहा हूं यहां पर आकर के। अब जो ऑफलाइन क्लासेस के स्टूडेंट्स होते हैं वो गलत सलत लिख देंगे, आप भी गलत सलत लिख लोगे, तो पीडीएफ को मारना गोली, आप इस चीज को खुद से बनाओ। तो हमने रीहीटिंग का कंसेप्ट देख लिया। अब हमारा जो नेक्स्ट कंसेप्ट होगा वो होता है कि मैक्सिमम वर्क आउटपुट के लिए कंडीशन क्या होगा। हमने बोला कि रीहीटिंग इज द प्रोसेस ऑफ इंक्रीजिंग द वर्क आउटपुट ऑफ द गैस टरबाइन। तो मैक्सिमम वर्क आउटपुट का कंडीशन क्या होगा। तो सबसे पहले हम इसे मिटाते हैं, डायग्राम को रहने दे देते हैं, क्योंकि डायग्राम का आगे भी काम है। तो मैं बाकी चीजों को मिटाता हूं। आप लोग क्या करोगे, वीडियो को पॉज करके लिख लिए होगे अगर, तो थोड़ा सा रिवाइज करो तब तक मैं इस चीज को देख लेता हूं, ठीक है। तो ये हमारा हो गया पूरा का पूरा क्लियर बोर्ड। चलिए अब आगे हम लोग बात करते हैं कि व्हाट इज द कंडीशन फॉर मैक्सिमम वर्क आउटपुट विथ परफेक्ट रीहीटिंग। तो हम लोग यहां पर एक छोटा सा हेडिंग देंगे, इस हेडिंग को भी हम मिटा देते हैं। एक छोटा सा हेडिंग देंगे, कंडीशन फॉर मैक्सिमम वर्क आउटपुट विथ परफेक्ट रीहीटिंग। कंडीशन फॉर मैक्सिमम वर्क आउटपुट विथ परफेक्ट रीहीटिंग। अब देखिएगा इसमें एक टर्म है रीहीटिंग, वो भी कैसा, परफेक्ट। तो परफेक्ट रीहीटिंग का मतलब होता है कि हम लोग यहां पे लिख देंगे कि परफेक्ट रीहीटिंग का मतलब क्या होता है। हमने आपको बोला कि जब हम रीहीटिंग करेंगे तो ये टेम्परेचर जो T5 है वो T3 तक मैक्सिमम जा पाएगा, उसके ऊपर नहीं जा पाएगा। अब एक चीज आप एज्यूम करिए कि हमारा जो रीहीटिंग हो रहा है वो क्या हो रहा है कि यहीं तक हो रहा है, मान लीजिए, ठीक है। हम टेम्परेचर 5 तक मैक्सिमम नहीं गए, उसके पहले ही हमारा रीहीटिंग छोड़ दिए। तो रीहीटिंग छोड़ेंगे तो हमारा एरिया कौन सा होगा, यही जो डॉट लाइन से मैंने मिलाया, इस एरिया को हम लोग कवर करेंगे। तो देखिए एरिया क्या हो गया, थोड़ा सा पहले से अपने कम गया, और अगर कम करेंगे तो और कम तो चला जाएगा। तो हम ये समझ रहे हैं कि मैक्सिमम वर्क आउटपुट मेरा कब मिलेगा, जब हमारा टेम्परेचर है वो मैक्सिमम टेम्परेचर के बराबर हो जाए, मतलब T3 इज इक्वल टू T5 हो जाए। तो परफेक्ट रीहीटिंग का मतलब ही होता है कि T3 हमारा किसके बराबर हो जाए, T5 के बराबर। तो इसे हम कहेंगे परफेक्ट रीहीटिंग। तो सबसे पहला चीज आप क्या समझें कि परफेक्ट रीहीटिंग का मतलब होता है कि रीहीटिंग टेम्परेचर विल बी इक्वल टू मैक्सिमम टेम्परेचर। यहां तक कोई डाउट अब नहीं रहा होगा। अब हम बात करेंगे W नेट की, मैक्सिमम वर्क आउटपुट की, और उसका कंडीशन तो हमने देख लिया। तो यहां पर हमारा मैक्सिमम वर्क आउटपुट का क्या कंडीशन होगा। तो चलिए इस चीज को आगे बढ़ाते हुए देखते हैं क्या कि हम लोग देखते हैं यहां से कि W नेट हमारा क्या हो जाएगा इस केस में, वर्क डन बाई टरबाइन 1 प्लस वर्क डन बाई टरबाइन 2 माइनस वर्क डन बाई कंप्रेसर, ठीक है। तो मैक्सिमम वर्क नेट कब आएगा, जब हमारा टरबाइन वर्क मैक्सिमम हो। कंप्रेसर तो कांस्टेंट है ना, कंप्रेसर तो कोई चेंज है ही नहीं, तो जो भी हमारा चेंज होगा वो टरबाइन वर्क के अकॉर्डिंग होगा। तो इसे हम क्या बोल सकते हैं, ये हमारा क्या है, वर्क डन बाई टरबाइन। तो वर्क डन बाई टरबाइन क्या लिख सकते हैं हम लोग यहां से, WT1 मतलब H3 माइनस H4, क्या हो जाएगा ये H3 माइनस H4 प्लस WT2 हमारा क्या हो जाएगा, H5 माइनस H6।
यहां तक कोई डाउट किसी को नहीं होना चाहिए। अब इसे क्या लिख सकते हैं हम लोग, सीपी T3 माइनस T4 प्लस सीपी T5 माइनस T6। यहां तक कोई डाउट नहीं है आप लोग को। अब हम लोग और क्या लिख सकते हैं, यहां से देखिएगा कि वर्क डन बाई टरबाइन, आप इसे देख लो, एक बार लिख लो, अगर लिख लियोगे ज्यादा अच्छा रहेगा, ताकि कॉपी में आप उस चीज को देख देख कर आगे समझोगे। उसे आपने लिख लिया। अब देखिए मैंने क्या बोला कि वर्क डन बाई टरबाइन, अगर हम दोनों साइड से सीपी वर्ड को कांस्टेंट ले लेते हैं, सीपी को क्या कर लेते हैं, कांस्टेंट, तो सीपी को अगर हम कांस्टेंट करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये T3 माइनस T4 और T5 इज ऑल्सो इक्वल टू T3, तो हमने T3 से फिर से लिख दिया प्लस T3 माइनस T6। तो वर्क डन बाई टरबाइन क्या हो जाएगा हमारा, CP 2T3 माइनस T4 माइनस T6। यहां से हम लोग बोल सकते हैं वर्क डन बाई टरबाइन इज इक्वल टू CP, T3 अगर कॉमन ले लेते हैं तो क्या बचता है, 2 माइनस T4 बाई T3 माइनस T6 बाई T3। यहां तक कोई दिक्कत आप लोग को, यहां तक कोई दिक्कत आपको नहीं होना चाहिए। अब T3 T6 बाई T3 यहां तक समझ में आ गया। अब देखिए हमारा 3 to 4, ठीक है, तो इसे हम T6 बाई T3 को बोल सकते हैं फिर से इक्वल टू क्या हो जाएगा, T5, क्योंकि T3 और T5 तो बराबर ही है। अब अगर हम बोलते हैं कि हमारा प्रोसेस 3 to 4 एंड 5 to 6 कैसा प्रोसेस है, रिवर्सिबल एडियाबेटिक प्रोसेस है, क्योंकि आइसेंट्रोपिक था, ठीक है, आइसेंट्रोपिक में रिवर्सिबल एडियाबेटिक बोलते हैं हम लोग। तो इसमें अगर प्रॉपर्टी रेशियो लगाएंगे प्रेशर के टर्म में, तो हम लोग क्या जानते हैं कि P3 बाई P4 इज इक्वल टू T3 बाई T4 टू द पावर, इसका क्या हो जाएगा, P1 V1 टू द पावर गामा। तो गामा हो जाएगा नीचे, तो ऊपर आएगा, प्रेशर के टर्म में गामा नीचे ही रहेगा, तो ये क्या हो जाएगा, गामा माइनस 1 अपॉन गामा, ठीक है, P3 बाई P4 टू द पावर गामा माइनस 1 अपॉन गामा इज इक्वल टू T3 बाई T4। और यही चीज हम इसमें भी T5 ये भी लिख सकते हैं कि P5 अपॉन P6 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा हमारा, T5 अपॉन T6 टू द पावर गामा माइनस गामा। यहां तक कोई दिक्कत आप लोगों को नहीं होना चाहिए, ठीक है। अब देखिए, अब इस चीज को आगे बढ़ाते हैं, तो हम लोग लिख सकते हैं यहां से कि हमारे देखिए T4 बाई T3 है, इसको और क्या लिख सकते हैं हम लोग, T4 बाई T3 इज इक्वल टू, ये क्या हो जाएगा, P4 बाई P3 टू द पावर गामा माइनस 1 अपॉन गामा को हम लोग क्या एज्यूम कर लेते हैं स्टूडेंट्स, x, ताकि ये चीज रिपीटेड बार बार ना हो, हम x लिखकर काम चला लें। टू द पावर क्या हो जाएगा, x। और क्या लिख सकते हैं, देखिए हमारा जो ये प्रेशर, इसे क्या बोल देंगे, हायर प्रेशर, इसे बोल देंगे लोअर प्रेशर, और बीच में जो ये प्रेशर इसे बोल देंगे इंटरमीडिएट प्रेशर। तो P4 हमारा क्या है, इंटरमीडिएट प्रेशर, और P3 हमारा क्या है, हायर प्रेशर टू द पावर x। यहां तक कोई दिक्कत आप लोग को नहीं होना चाहिए। अब आते हैं हम लोग किस पर, नेक्स्ट हमारा क्या है, T5 या T6 अपॉन T5 है ना, तो T6 अपॉन T5 को क्या लिख सकते हैं, T6 अपॉन T5 इज इक्वल टू P6 अपॉन P5 टू द पावर x। तो P6 हमारा क्या है, P6 हमारा लोअर है, लोअर प्रेशर है ना, तो इसे क्या लिख सकते हैं, P लोअर अपॉन P इंटरमीडिएट टू द पावर x, क्योंकि यही कांस्टेंट प्रेशर हीट एडिशन है ना, तो जो प्रेशर 4 पे वही प्रेशर 5 पे भी होगा। यहां तक किसी को डाउट नहीं होना चाहिए। अब इस चीज को हम लोग यहां पर लाते हैं, तो वर्क डन बाई टरबाइन क्या बोल सकते हैं, CP T3 2 माइनस T4 अपॉन T3 को क्या लिख सकते हैं, T4 अपॉन T3 को लिख सकते हैं PI अपॉन PH टू द पावर x माइनस, इसको क्या लिख सकते हैं, PL अपॉन PI टू द पावर x। यहां तक किसी को डाउट नहीं होना चाहिए, ठीक है। अब देखिए इसमें हमारा P हायर
और P लोअर और T3 क्या है, कांस्टेंट टर्म, क्योंकि हमें पता है कि हमारा जो एक्सपेंशन होगा वो कहां से कहां होगा, कंप्रेशन। तो हमें लोअर प्रेशर और हायर प्रेशर क्वेश्चन में गिवन रहेगा। मैक्सिमम टेम्परेचर भी हमें पता होगा कि हम मैक्सिमम इस चीज को यहीं तक गर्म कर सकते हैं। मैक्सिमम क्या होता है, कंसीडर करते हैं फैक्टर्स को ना, कि हमारा मैक्सिमम ये जो है लिमिट कहां तक जा सकता है। तो यहां हमारा ये कांस्टेंट है, ये कांस्टेंट है और ये कांस्टेंट है। तो वेरिएबल क्या हमारे पास बचा, पी। तो फॉर मैक्सिमम वर्क आउटपुट हम क्या करते हैं, डिफरेंशिएशन को जीरो से इक्वेट करते हैं। तो बोल देंगे ना कि फॉर मैक्सिमम वर्क आउटपुट डिफरेंशिएशन ऑफ differentiation of turbine work with respect to intermediate pressure is equal to 0। क्या बाकी तो कांस्टेंट है, तो जो वेरिएबल है उसे टर्म में डिफरेंशिएट करेंगे। तो जब डिफरेंशिएशन हम लोग स्टार्ट करेंगे डियर स्टूडेंट्स, तो ये क्या हो जाएगा, हमारा कांस्टेंट है CpT3, 2 का हमारा डिफरेंशिएशन 0, कांस्टेंट डिफरेंशिएशन क्या होता है 0, माइनस यहां पर Pi के टर्म में है तो 1 अपॉन pH टू द पावर x को बाहर कर लेंगे और हमारा यहां से क्या बचेगा, इसको हम डिफरेंशिएट करेंगे तो हाँ Pi, इसको डिफरेंस करेंगे तो क्या हो जाएगा x इंटू Pi टू द पावर x माइनस 1। ठीक है, अब देखिए इस चीज को फिर यहां पर हम लोग जाएंगे तो फिर माइनस PL टू द पावर x हमारा क्या है, कांस्टेंट, इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो नीचे क्या है, Pi टू द पावर माइनस x हो गया, तो माइनस x इंटू माइनस क्या हो जाएगा, प्लस x इंटू Pi टू द पावर क्या हो जाएगा, माइनस x माइनस 1, माइनस x माइनस 1 इक्वल टू क्या हो गया हमारा 0। यहां तक कोई दिक्कत आप लोग को नहीं होना चाहिए। और माइनस कॉमन ले लेंगे, ये प्लस हो जाएगा, सॉरी, क्योंकि माइनस ऊपर था, माइनस कॉमन लेके नीचे ले आए तो क्या इसको ऐसे देखिएगा, अगर कंफ्यूज हो समझिएगा, a टू द पावर माइनस, देखिए 1 बाई ये हमारा क्या है, PL अपॉन Pi टू द पावर x, इसको क्या लिख सकते हैं, PL टू द पावर x इंटू Pi टू द पावर माइनस x। तो ये क्या हो गया हमारा, PL टू द पावर x तो रही गया, इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो क्या हो जाएगा, माइनस x इंटू Pi टू द पावर माइनस x माइनस 1। तो ये क्या हो गया, माइनस PL टू द पावर x इंटू Pi टू द पावर माइनस x प्लस 1। इसको अगर नीचे जाएंगे तो माइनस साइन खत्म हो जाएगा, तो क्या बचेगा, माइनस PL टू द पावर x डॉट x अपॉन Pi टू द पावर x प्लस 1। और ये माइनस और पहले का माइनस दोनों मिलकर क्या बन गया, प्लस, और बाकी चीज लिखा गया। तो डिफरेंशिएशन है, सिंपल मैथमेटिक्स है, आपको कोई डाउट नहीं होना चाहिए। तो इसको अगर आप लिखना चाहोगे तो वीडियो को पॉज करके लिख लो, अदरवाइज आप मगर समझ गए तो बहुत अच्छी बात है। ठीक है, तो अब इस चीज को आगे बढ़ाते हैं। तो ये अगर क्या है, पॉजिटिव टर्म है, Cp क्या होता है, पॉजिटिव, टेम्परेचर भी पॉजिटिव, पॉजिटिव को 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा, 0 हो जाएगा। तो वो क्या हमारा टर्म 0, तो ये क्या बचा, और ये तो 0 ही है, ये निगेटिव उधर चला गया, तो क्या बचेगा, x टू द पावर Pi x माइनस 1 डिवाइडेड बाई PH टू द पावर x इज इक्वल टू PL टू द पावर x इंटू x अपॉन Pi टू द पावर x प्लस 1। ठीक है, तो हमारा से यहां से ये x और ये x कैंसल आउट हो जाएगा। अब देखिए क्या लिख सकते हैं, Pi टू द पावर x माइनस 1 प्लस x प्लस 1 इक्वल टू क्या हो जाएगा, PL टू द पावर x इंटू PH टू द पावर x। ये 1 से 1 कैंसल आउट, तो क्या बचेगा, Pi टू द पावर 2x इज इक्वल टू PL डॉट PH टू द पावर x। ये x से x कैंसल आउट, तो बोल सकते हैं हम लोग Pi इज इक्वल टू रूट ओवर PL डॉट PH। और ये हमारा एक इंपॉर्टेंट रिजल्ट आ गया। अब इससे आपको क्या बोलेगा, तो डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ देगा कि फॉर मैक्सिमम वर्क आउटपुट हमारा इंटरमीडिएट प्रेशर क्या होना चाहिए। तो फॉर मैक्सिमम वर्क आउटपुट इंटरमीडिएट प्रेशर क्या हो गया, अंडर रूट PL डॉट PH। या तो आपको प्रूफ करने देगा, आप सेमेस्टर के एग्जाम दोगे तो प्रूफ करने देगा कि फॉर मैक्सिमम वर्क आउटपुट प्रूफ दैट Pi इज इक्वल टू अंडर रूट PL डॉट PH।
या फिर बोल देगा व्हाट आर द कंडीशन फॉर मैक्सिमम वर्क आउटपुट विथ परफेक्ट रीहीटिंग। तो पहला कंडीशन कि परफेक्ट रीहीटिंग होना चाहिए, परफेक्ट रीहीटिंग मतलब T3 इज इक्वल टू T5। और दूसरा कंडीशन कि हम जब एक्सपैंड करेंगे इसको रीहीटिंग के लिए 3 to लेकर 4 तक, तो इंटरमीडिएट प्रेशर होगा वो इन दोनों प्रेशर के प्रोडक्ट का स्क्वायर रूट होना चाहिए। तो हमने दो चीज बहुत ही अच्छे तरीके से समझ लिया कि एक्चुअली ये कहना क्या चाह रहा है। देखते हैं कि और कोई कंडीशन है क्या इसमें। तो अब कंडीशन नहीं है, अब है कंक्लूजन। कंक्लूजन मतलब कि हम लोग मैक्सिमम वर्क आउटपुट निकालेंगे तो हम लोग टरबाइन वर्क और टरबाइन 2 दोनों का वर्क डन निकाल करके देखते हैं, क्योंकि हमारे पास कंडीशन ऑलरेडी है कि हमारा पहला के टेम्परेचर दोनों बराबर होगा और दूसरा इंटरमीडिएट प्रेशर। मतलब इसमें हमारा क्या था, वेरिएबल क्या था मैक्सिमम वर्क आउटपुट के लिए, पहला कि हम किस प्रेशर तक एक्सपेंड करें, ये तो ऊपर नीचे हो सकता था ना। तो पहला वेरिएबल क्या है कि हम किस प्रेशर तक एक्सपेंड कर रहे हैं, और दूसरा वेरिएबल है हमारा कि हम किस टेम्परेचर तक रीहीटिंग कर रहे हैं। तो हमारे पास दोनों का आंसर मिल गया। किस टेम्परेचर तक रीहीटिंग करेंगे, तो मैक्सिमम वर्क आउटपुट के लिए मैक्सिमम टेम्परेचर तक रीहीटिंग करेंगे, और मैक्सिमम वर्क आउटपुट के लिए कितना प्रेशर तक एक्सपेंशन करेंगे, वो प्रेशर का वैल्यू पता चल गया PL.pH का स्क्वायर रूट। अब हम लोग कंक्लूजन करेंगे कि इतना कहानी के साथ चलते हुए वर्क डन बाय टरबाइन 1 एंड वर्क डन बाय टरबाइन 2 क्या होगा। ठीक है, तो मैं इस पूरे को डिलीट करता हूं, बस डायग्राम को मैं रहने देता हूं, ये दो कंडीशन को लिख दूंगा बाद में। अब आगे हम लोग देखते हैं, तो आप वीडियो को पॉज करिए, चीजों को लिखिए और मैं आगे की ओर आप लोग को बढ़ाता हूं। ठीक है, तो दो कंडीशन हमने देखा, पहला कि फॉर परफेक्ट रीहीटिंग T3 इज इक्वल टू T5, दूसरा हमने देखा कि PI इज इक्वल टू अंडर रूट PH डॉट PL। अब हम करेंगे कंक्लूजन। कंक्लूजन में देखेंगे कि वर्क डन बाय टरबाइन 1 एंड वर्क डन बाय टरबाइन 2 क्या होता है। तो हम देखेंगे यहां से कि कंक्लूजन में हम लोग बात करेंगे कि वर्क डन बाय टरबाइन 1। तो टरबाइन 1 का वर्क क्या है हमारा, H3 माइनस H4। तो यहां से लिख सकते हैं CP T3 माइनस T4, और क्या लिख सकते हैं CP T3 को बाहर ले लिए 1 माइनस T4 बाई T3। तो T4 बाई T3 क्या लिख सकते हैं, हमारा प्रोसेस 3 to 4 क्या है, रिवर्सिबल एडिएबेटिक। तो हम लोग लिख सकते हैं यहां से हम लोग कि T4 बाई T3 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा हमारा, T4 बाई T3 इज इक्वल टू P4 बाई P3 टू द पावर गामा माइनस 1 अपॉन गामा। और P4 हमारा क्या है, इंटरमीडिएट प्रेशर। तो क्या बोल सकते हम लोग यहां से कि T4 बाई T3 इज इक्वल टू P4, हमारा P4 क्या है, इंटरमीडिएट प्रेशर अपॉन P3 हमारा क्या है, हायर प्रेशर टू द पावर x। हम गामा माइनस 1 अपॉन गामा को x मानकर चल रहे थे। हमारा यहां से हम क्या बोल सकते हैं कि T4 बाई T3 इज इक्वल टू PI को क्या लिख सकते हैं, PH डॉट PL टू द पावर x। ठीक है, हम लोग यहां से लिख सकते हैं T4 बाई T3 इज इक्वल टू PL अपॉन PH का रूट x। मतलब लिख सकते हैं हम लोग यहां से कि T4 बाई T3 इज इक्वल टू PL अपॉन PH टू द पावर x बाई 2। ठीक है, तो वर्क डन बाय टरबाइन 1 क्या हो गया हमारा, CP T3 1 माइनस PL अपॉन PH टू द पावर x बाई 2। हमें T3 मैक्सिमम टेम्परेचर पता है, हमको लोअर प्रेशर और हायर प्रेशर क्वेश्चन में गिवन रहेगा, हम आराम से वर्क डन बाय टरबाइन 1 निकाल देंगे। अब हमारा जो मेजर कंसर्न है वो वर्क डन बाय टरबाइन 2 निकालना है। तो वर्क डन बाय टरबाइन 2 क्या हो जाएगा डियर स्टूडेंट्स, H5 माइनस H6, क्या लिख सकते हैं CP T5 माइनस T6, CP T5 को हम क्या लिख सकते हैं, T5 यहां से अगर हम लोग कांस्टेंट लेते हैं तो CP T5 1 माइनस T6 अपॉन T5। तो फिर देखते हैं 5 to 6 हमारा क्या है, एडिएबेटिक एक्सपेंशन। एडिएबेटिक एक्सपेंशन मतलब क्या हो गया, लिख सकते हैं हम लोग T6 अपॉन T5 इज इक्वल टू
P6 अपॉन P5 टू द पावर गामा माइनस 1 अपॉन गामा, और उसको हम लोगों ने x मानकर चल रहे थे। ठीक है, हम लोग यहां से लिख सकते हैं T6 अपॉन T5 इज इक्वल टू, हमारा P6 क्या है, लोअर प्रेशर, तो लोअर प्रेशर अपॉन P5 क्या है हमारा, इंटरमीडिएट प्रेशर टू द पावर x, और क्या लिख सकते हैं T6 अपॉन T5, T6 अपॉन T5 इज इक्वल टू PL अपॉन अंडर रूट PH डॉट PL टू द पावर x। हम लोग यहां से क्या लिख सकते हैं, T6 अपॉन T5 इज इक्वल टू PL अपॉन PH टू द पावर x बाई 2। तो वर्क डन बाई टरबाइन 2 क्या बोल देंगे, CP T5 1 माइनस PL अपॉन PH टू द पावर x बाई 2। हमारा T5 किसके बराबर है, T3 के बराबर, तो वर्क डन बाई टरबाइन 2 क्या बोल देंगे, CP T3 1 माइनस PL अपॉन PH टू द पावर x बाई 2, वेयर x इज इक्वल टू गामा माइनस 1 अपॉन गामा। ठीक है, अगर हम बोल देते हैं कि हमारा ये इक्वेशन नंबर 1 है और ये हमारा इक्वेशन नंबर 2 है, तो बोल देंगे कि हमारा फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 क्या हमें समझ में आ गया कि वर्क डन बाई टरबाइन 1 इज इक्वल टू वर्क डन बाई टरबाइन 2। तो अब हम अगर जितना कुछ आज के क्लास में हमने पढ़ा, अगर उसको एक चीज में लिखना चाहेंगे, एक बॉक्स बना के लिखना चाहेंगे, तो हम यहां से एक बॉक्स बना करके ये बोल सकते हैं कि फॉर मैक्सिमम वर्क आउटपुट, फॉर मैक्सिमम वर्क आउटपुट विथ परफेक्ट रीहीटिंग, हमें क्या चीज मिला, 4 कंडीशन मिलता है, 4 कंडीशन मिलता है। और कंडीशन क्या है हमारा, पहला कंडीशन क्या है हमारा कि T3 मस्ट बी इक्वल टू T5। दूसरा कंडीशन हमारा क्या है कि इंटरमीडिएट प्रेशर मस्ट बी इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ प्रोडक्ट ऑफ हायर प्रेशर इनटू लोअर प्रेशर। तीसरा कंडीशन मिलता है कि वर्क डन बाई टरबाइन मस्ट बी इक्वल टू वर्क डन बाई टरबाइन 2। एंड हमारा जो लास्ट कंडीशन मिलता है, चौथा कंडीशन, वो ये होता है कि हम जब रीहीटिंग करते हैं तो हमारा रीहीटिंग एक्चुअली T6 यहां तक नहीं होता है, आप रीहीटिंग यहीं तक करोगे मैक्सिमम के लिए, T6 के लिए। तो चौथा क्या बोल सकते हैं कि T4 मस्ट बी इक्वल टू T6। और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, अगर आप फ्यूचर में गेट के बारे में सोचना चाह रहे हो कि हम गेट एग्जामिनेशन देंगे, तो आपको अगर ये बॉक्स अगर याद रहेगा तो आप रीहीटिंग के सारे क्वेश्चंस को इजीली सॉल्व कर पाओगे। ठीक है, तो आज का क्लास मैं यहीं पर रहने देता हूं, कुछ लंबा भी क्लास हो गया होगा। और एक चीज मैं इंफॉर्मेशन आप लोग को देना चाहता हूं, अगर आप गेट की तैयारी कर रहे हैं और अभी तक आप कंफ्यूज हैं कि गेट कैसे पढ़ें, अभी आप फ्रेशर हो, अभी क्योंकि आप 4th सेमेस्टर में हो, नेक्स्ट सेमेस्टर से आप गेट एलिजिबल हो 5th सेमेस्टर से लिखने के लिए, तो हमारा YouTube चैनल पर लाइव फ्री ऑफ कॉस्ट लाइव क्लासेस चल रहा है। मैकेनिकल का टाइम, मैकेनिकल और सिविल का टाइमिंग है शाम में, मंडे टू फ्राइडे 8 बजे रात से लेकर के, एंड सैटरडे संडे मॉर्निंग में 10 बजे से। उसके बाद इलेक्ट्रॉनिक्स और इलेक्ट्रिकल वाले का टाइमिंग है, अगर आपके फ्रेंड्स होंगे इलेक्ट्रिकल इलेक्ट्रॉनिक्स में तो उन्हें बता दीजिएगा कि इलेक्ट्रिकल और इलेक्ट्रॉनिक्स वाले का 6 बजे से लगातार क्लासेस चल रहे हैं। ठीक है, तो अगर आप या तो एग्जामिनेशन दे रहे हो 5th सेमेस्टर में तो आपके लिए बेनिफिट होगा, या 5th में जाने के बाद दोगे तो भी आपको ओवरव्यू के लिए, गेट के लिए कैसे पढ़ना है, क्या क्या सब्जेक्ट्स है, जैसे स्टार्ट ही हुआ है, अभी आप लोग का स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल और फ्लूइड मैकेनिक्स चल रहा है, तो आप वहां जाकर के हमारे YouTube चैनल पर जाकर के लाइव देख सकते हो। तो ये हमारा आज का क्लास था, होप आज आपका क्लास समझे होगे। रही बात न्यूमेरिकल हम लोग आगे कर लेंगे। ठीक है, तो तब तक के लिए थैंक यू, गुड बाय, हैव अ नाइस डे।